वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान, और आज मेरे साथ एम्बेसडर डॉक्टर केतन शुक्ला साहब हैं, जो इंडिया के डिप्लोमेसी में काम कर चुके हैं। ही हैज बीन एन इंडियन डिप्लोमेट और एम्बेसडर कई सालों के लिए, और हाँ, इस शो पे बहुत रेगुलरली आते हैं। तो कॉन्वर्सेशंस के देखने वाले, सुनने वालों के लिए ही इज नॉट अ न्यू गेस्ट। सर, आज हम पुतिन की ये तारीखी विजिट के बारे में बात करेंगे कि व्लादिमीर पुतिन आए हैं इंडिया को, और इट वाज सपोज टू बी ए बिग इवेंट, और काफ़ी शानदार उनका इस्तकबाल हुआ और काफ़ी मीडिया अटेंशन हुआ। इंडिया टुडे के साथ भी एक तफसीलन उन्होंने इंटरव्यू भी दिया। सो इट वाज ए बिग शो, नो डाउट सर। लेकिन शूशा अगर बाजू रख दें, तो अब हम ये पूछना चाहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ बिजनेस जो हुआ है वो क्या हुआ है? व्हाट इज द मेन थिंग्स दैट यू सी कि इंडिया हैज अचीव्ड फ्रॉम दिस ट्रिप? बहुत इंपॉर्टेंट विजिट रही, क्योंकि आप जैसे अभी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हो तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक तो पुतिन का, वो G20 में नहीं जा पाए थे, सो आफ्टर चाइना वो जाते हैं, और ट्रम्प साहब ने उनको अलास्का बुलाया था, वो उनका रेड कारपेट हुआ था, पर उसके बाद बहुत कम जाते हैं। तो इंडिया की ये यूक्रेन वॉर के बाद सबसे पहली विजिट है, एक तो पुतिन साहब की। जी हाँ। और दूसरा, ये 23rd इंडिया रशिया एन्यूअल समिट है, तो पहले पुतिन कभी नहीं आए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर उनको SCO में मिले थे, लास्ट ईयर वहां मिले थे, तो पुतिन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की पुतिन की बॉडी लैंग्वेज, एक जो ये 28 पॉइंट यूक्रेन का जो पीस डील हुआ है, तो उसके बाद ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती थी, क्योंकि अभी तक यूरोपियन यूनियन में कुछ ठीक से बैठ नहीं रहा है। अब ट्रम्प का जो उनके जो नेगोशिएटर है, तो उनके तो जो दोनों कोई डिप्लोमेट नहीं है, कुछ नहीं, विटकॉफ एंड कुशनर। तो इसमें यह है कि पुतिन ने तो ये कह दिया कि आई एम रेडी टू फाइट विद इवन यूरोपियन यूनियन। तो इस परिस्थिति में दिसंबर में यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शन लगाने का ऑयल के लिए सोच रहा है। अमेरिका का, ट्रम्प का क्या रिएक्शन होगा? अभी तो बोर्ड क्राइसिस और कहीं अमेरिका में बहुत सारी क्राइसिस चल रही है, टेनेसी का इलेक्शन भी कुछ अच्छा नहीं रहा, तो अभी तो आज कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो इस, और दूसरी चीज ये है कि इंडिया के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि एक तो डिफेंस में हमारे लिए ये सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है। तो ये परिस्थिति में दोनों के लिए, इंडिया के लिए और रशिया के लिए, तो जैसा आपने बताया, बहुत बड़ा सेरिमोनियल वेलकम हुआ है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिली है, राष्ट्रपति भवन में हुआ, 1-to-1 डिनर हुआ, 1-to-1 हैदराबाद हाउस में भी मीटिंग हुई, बिजनेस फोरम को। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पुतिन राजघाट गए और गांधी जी की समाधि पे उन्होंने मैसेज दिया। तो ये एक, और उन्होंने कहा कि भाई आई वांट पीस। उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही चीज कही कि भाई वी बोथ वांट द पीस। सो ये गांधी जी अभी भी रिलेवेंट है। उससे तो मैं बहुत बहुत नाराज हो गया। आई वॉज वेरी अपसेट कि इन्होंने वीर सावरकर की जगह जाकर I can't even say that with a straight face, sir. नहीं, फॉरेन में तो गांधी जी है, और इंडिया भी जो है उनके लिए गांधी जी है। सो गांधी जी 20th century and 21st century, maybe in future also it will remain relevant for centuries. तो ये जो गांधी समाधि पे ये गए, do you think it was as suggested by the Modi government, या पुतिन के तरफ से ये इनिशिएटिव आया होगा? नहीं, पुतिन बहुत ही मर्क्यूरियल एंड कह सकते हैं कि उनका जो हमने अभी तक का टेन्योर देखा है, इज अ वेरी शार्प, वेरी डिप्लोमेटिक, एंड जो कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट उनके सामने इतना कोई लीडर, मीन्स जेलेंस्की को कह सकते हैं वो टिके हैं बेचारे, पर पुतिन इज वेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमेटिक, उनका बैकग्राउंड भी वही है। तो ये तो कह सकते हैं कि ये उन्होंने प्रोग्राम में पहले से डिसाइड किया होगा, और नहीं होता तो भी वो डलवाते। तो ये एक पक्की बात है, क्योंकि दिस गिव्स मैसेज टू ऑल ओवर वर्ल्ड जो भी है, पर गांधी समाधि पे जाना। और ये जो टॉक हो रही है, पुतिन ऑलवेज से आई वांट पीस, सो उनके लिए एक वर्ल्ड के लिए एक मैसेज है, सिंबॉलिक है जो भी है, पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज है कि उन्होंने ये कहा कि जो पूरी जियो पोलिटिकल सिचुएशन शिफ्ट हो रही है, कि दिस इज नो लिमिट टाइज, कि जो उन्होंने चाइना के साथ भी कहा था। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जितने भी सेक्टर डिस्कस हुए हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई बिग टिकट, कोई बड़ा डिफेंस का डील होना नहीं था, क्योंकि नो वन वांट्स एट प्रेजेंट टू डिस्टर्ब
President Trump. जी Either way, Putin and we have very good balance and type rope walk है. अब जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं तो काफी एग्रीमेंट साइन हुए, इसमें 9 एग्रीमेंट साइन हुए. ही केम विद अ वेरी बिग डेलीगेशन. आप देखोगे तो इतना बड़ा डेलीगेशन वो चाइना भी कभी बहुत कम बार ले गए होंगे. तो जी दिस इज अ वेरी बिग थिंग. और ये उनका जो इंडो रशिया मीन्स रिलेशनशिप तो हम कह सकते हैं कि 1955 से आईआईएम बॉम्बे स्टार्ट किया था रशिया ने. इवन भिलाई प्लांट, हमारे जितने भी इसरो न्यूक्लियर सभी में. पर 25 साल की ये जो रशिया के साथ रिलेशन है, तो पुतिन के आने के बाद ये पूरा जो जो भी 2010 में हुआ, उसके पहले हुआ और अभी तक, तो पुतिन ने जो पूरा हमारा इंडिया रशिया रिलेशनशिप है, हम कह सकते हैं कि ये 25 साल में ही इज द फ्रॉम सिंस ही बिकेम प्रेसिडेंट टिल डेट रिलेशनशिप आर वेरी गुड. एंड एक रिलायबल पार्टनर हम उनको कह सकते हैं. क्योंकि आज के दिन में आपने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई है कि जो रोआस्टोम से न्यूक्लियर फ्यूल आया कुडाकलम प्लांट के लिए 6000 मेगावाट का जो इंस्टॉल कैपेसिटी, और 2 और कर सकते हैं. आज ही तेजस के लिए इंजन आ गया एक अमेरिका से, जी ने, जो सप्लाई में कई दिनों से नहीं आ रहा था. जी तो जी जी दिस इज अ वेरी हाँ माइन्यूटली इफ यू ऑब्जर्व, तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि दोनों फ्यूल सप्लाई आ गया, उसके साथ साथ ही इमीडिएटली ये भी आ गया. अब फर्स्ट तो हम ट्रेड की बात करते हैं, डिफेंस की, कि 2030 तक $100 बिलियन की बात की है. वो अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एट प्रेजेंट वी हैव $65 बिलियन बायलेटरल ट्रेड. तो $5 बिलियन हमारा एक्सपोर्ट है, $60 बिलियन हमारा इंपोर्ट है. और रशिया का यूक्रेन वॉर के टाइम पे हमारा 10% था, 35% ऑयल सप्लाई रशिया से, थोड़ा बहुत अभी कम हुआ. ल्यूक ऑयल एंड वो जो रोज पे सैंक्शन रोशनफ लगाई पे है. जी पर जो ट्रेड है वो अभी डिफेंस डील भी होंगे जो हम आगे बात करेंगे. तो $100 बिलियन अचीव करना बहुत मुश्किल बात नहीं. एक पहला ट्रेड एग्रीमेंट के जहां हम शायद 2030 से पहले भी ये गोल अचीव कर लेंगे, ये ऐसा लग रहा है. जो हमारे बेसिक एक्सपोर्ट है वो स्मार्टफोन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, इंजीनियरिंग गुड्स है और फार्मास्यूटिकल है. सभी कोई ज्यादा बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है. पर 2 चीजें इसमें जो एग्रीमेंट साइन हुए है उसमें लग रहा है कि एक तो फर्टिलाइजर एंड एनर्जी सप्लाई, दूसरी चीज है स्मॉल एंड मीडियम न्यूक्लियर रिएक्टर, जो अमेरिका को, इसमें अमेरिका को भी काफी इंटरेस्ट है. जी हाँ ये 2 चीजों में बड़े डील हो सकते हैं. कॉपरेशन इन माइग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि रशिया के नियरली 5 मिलियन लोग चले गए हैं, 1.5 मिलियन ये वॉर में आइदर दे आर डेड और दे आर इंजर्ड. सो दे आर फेसिंग वेरी सीरियस क्राइसिस ऑफ द स्किल लेबर. सो इंडिया कैन सप्लाई स्किल लेबर इन डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आईटी इंजीनियर. सो ये जो एग्रीमेंट होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा. और प्राइम मिनिस्टर भी अनाउंस किया कि वी आर गिविंग 30 days फ्री वीसा टू रशियन एंड 30 days फॉर ग्रुप ऑल्सो. सो लग रहा है कि इसमें इंडिया को काफी फायदा हो सकता है. हेल्थ केयर में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और वी आर गोइंग टू हैव स्टार्ट द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन रशिया, पर्टिकुलरली कैंसर ड्रग्स एंड वैक्सीन एंड अदर थिंग. Shipbuilding, that will be important thing again. We can get the regional collective vocational training and skill. एंड उसमें रशिया के साथ हमने, जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमारे काफी अच्छे हमारी डेवलपमेंट हुई. तो आईआईएम बॉम्बे सबसे पहले रशिया के साथ ही हुआ था. तो ये सब चीजों को देख के हमारे लिए, if it is done in 5 years, it would be very important. Now, why it is, in a way it is very important because this is the very good chance for India to get technology transfer. Russia has been a very good ally. वेस्टर्न कंट्रीज ने शुरू में हमें कभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की है. ना पुतिन जो भी है फ्रंट लाइन पे यूक्रेन में अच्छा है, पर उनकी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है अभी रशिया की. दे आर सेलिंग गोल्ड इवन. एंड इफ दिस कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम देन रशिया मे फेस वेरी सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो. सो इसमें रशिया के लिए रशिया को ये फायदा होगा कि ये सब जो ट्रेड डील है
तो पर्टिकुलरली डिफेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिफेंस में रशिया ने हमें MiG-29 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी, T-20 T-90 भी की थी. सो रशिया इज द वन ऑफ द कंट्री, पर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि रशिया इज वेरी स्लो इन डिलीवरी. सर अभी तो एक तो ये चीज है कि देयर इज होप, मतलब अगर आप जिस तरह से मैंने उसको पढ़ी है, इनकी एग्रीमेंट सारे के सारे आर मे बी इन द फ्यूचर, ऐसा लग रहा है. मतलब इट इज लॉट ऑफ टॉक नाउ. फॉर एग्जांपल अभी एक जो $2 बिलियन का वो जो न्यूक्लियर सबमरीन सबमरीन को सबमरीन लीज किया है, वो 3 साल के बाद आएगी या नहीं आएगी किसको पता. और हमारे पास तो मीडिया वाले तो इतने मरे हुए हैं उनके दिमाग भी मर गया है सब. कोई 3 साल के बाद मीडिया की. पूछेगा भी नहीं कि मर्सिडीज वो कहाँ है, जो आपने सबमरीन की लीज साइन की थी, वो अनाउंस किया था, वो किधर है, किसी ने नहीं पूछा. फॉर एग्जाम्पल इतना लंबा इंटरव्यूज हुआ इंडिया टुडे का, लेकिन दे डिड नॉट पुश हिम ऑन द SU-4 नहीं, देखो 400 अभी ये तक जो नहीं आया. क्वेश्चन थे, उसके जी. क्वेश्चन में एक खाली एग्जांपल देता हूँ, आप थकते क्यों नहीं हो. सो पुतिन ने ये कहा कि आई हैव वेरी लॉन्ग टॉक, 5 hours टॉक विद कुशनर एंड विटकॉफ, एंड आई वन अगेन टू. इट वॉज अ या वेरी. तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई इंफॉर्मेशन मिले या कोई लॉन्ग टर्म विजन क्या है, वैसा जी हाँ, कोई जी हाँ. चांस नहीं है. बाद में भी दूसरे में भी प्रेस में अभी पर इसमें 3-4 चीजें हैं कि जी. एडमिरल गोरसा को में काफी टाइम लग गया था. S-400 दे वर सपोज टू गिव अस 5, जी हाँ. वी हैव रिसीव ओनली 3. तो इसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि यूक्रेन वॉर की वजह से दे आर जी गेटिंग इवन एम्यूनिशन फ्रॉम ईरान, ड्रोन, जी देन नॉर्थ कोरिया, उनका एम्यूनिशन अच्छा है तो अभी, एंड चाइना. सो अभी पर लॉन्ग टर्म में वी कैन होप कि अब 1 साल में यूक्रेन वॉर हो खत्म हो जाएगी. सो देन एक्चुअली रशिया वुड लाइक टू एक्सपोर्ट, बिकॉज रशिया का हमारा 60% प्लेटफॉर्म अभी भी रशिया का है. और लास्ट 2-3 साल में काफी कम हुआ है कि 33% फ्रॉम फ्रांस, 33% फ्रॉम रशिया एंड 19% फ्रॉम इसराइल. पर मेंटेनेंस एंड बाकी चीजों की वजह से रशिया का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा रहेगा. अब इसमें 3 मेजर चीजें हैं. सबसे पहले तो प्लेन, कि हमारा जो तेजस है तो उसके इंजन आने में दिक्कत हो रही है, एंड मैक 2 हमारे पास प्लेन है नहीं, 5th जनरेशन. अब इसमें 2 चीजें थी. F-35 वो तो एलोन मस्क ने बर्बाद कर दिया इन अ वे, वी कैन से, वो हमने प्रोग्राम में भी पहले डिस्कस किया हुआ है. जी सुखोई 57 वी आर सपोज टू जॉइंटली डेवलप विद द रशिया, वो उन्होंने 2008 में ऑफर की थी, 16 में हमने उसको किया. पर सुखोई 57 इज वेरी गुड. F-35 इज मैक 1.5, सुखोई इज मैक 2, 3D वेक्टर है, एंड कॉस्ट $35 to $40 million, जबकि F-35 $109 million है, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट. और रशिया ने 33 यूनिट बनाया, अमेरिका ने F-16 के 100 यूनिट बनाया है. तो ये 5th जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा सुखोई 57 हमारे लिए, क्योंकि सुखोई 30 HL ने बनाया हुआ है, एंड दे आर रेडी टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग. अभी रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में हमारे साथ काफी जनरस रह सकता है, क्योंकि दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया व्हेन दे साइन द एग्रीमेंट. दूसरा S-500, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. S-500 इज इवन बेटर. इंस्टेड ऑफ 200 इज 400 to 450 किलोमीटर रेंज, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल. सो ये 2 चीजों में बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है सुखोई 57 एंड S-500. तो सबमरीन सर आपने बताया. आपको कैसा लगता है कि वॉशिंगटन इसे कैसा दिख रहा है, ये सारा शो जो मोदी साहब ने पुट अप किया है पुतिन के साथ मिलकर? अभी तक तो ऑफिशियली कोई रिएक्शन नहीं आया फ्रॉम आइदर फ्रॉम द मीडिया या अच्छी डोनाल्ड बात है. ट्रम्प. हाँ, लेकिन जो जो मीडिया क्रिटिकल है डोनाल्ड ट्रम्प का, मैं देख रहा था थोड़े लोग दे वर कवरिंग दिस वेरी क्लोजली, सेइंग कि देखो दिस इज ट्रम्प की फेलियर ऑफ ट्रम्प्स फॉरेन पॉलिसी, कि पुतिन और इंडिया आर कमिंग सो क्लोज. लेकिन आप क्या एंटिसिपेट करते हैं कि हाउ विल ट्रम्प रिएक्ट टू दिस? और क्योंकि देखो क्योंकि
आपको याद होगा कि शुरू में हावर्ड लटनिक अ, जो नेगोशिएट कर रहे थे विथ इंडिया, उन्होंने एक बार शिकायत भी की थी कि इंडिया बाइज वेपन्स फ्रॉम रशिया एंड द यूएस वाज वेरी अनहैप्पी विद दैट। तो अगर इंडिया जो कमिट करता है, लेट्स से कि S-500 और Su-57, तो ये लॉन्ग टर्म मिलिट्री कमिटमेंट हो जाएगा 20 साल का कम से कम, टू बी टाइड इनटू द रशियन मिलिट्री इकोसिस्टम। तो विल देयर बी सम काइंड ऑफ मतलब अगर वो कहेंगे कि वो प्रोटेस्ट करेंगे या दे विल बी अपसेट, तो अपसेट तो होंगे, लेकिन हाउ डू यू थिंक दे विल रिएक्ट? मतलब दैट इज माय क्वेश्चन कि एक चीज ये है कि ट्रम्प कैसे रिएक्ट करेंगे वो जी। ट्रम्प खुद नहीं बता सकते। ये ऐसी चीज है कि वो कब क्या कहेंगे। अब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि अमेरिका इज ऑल्सो बाइंग न्यूक्लियर हाँ एनर्जी के लिए फ्यूल फ्रॉम अस, यूरोप इज बाइंग। सो एक चीज ये है कि ट्रम्प के तीन चीजें हैं कि एक तो ट्रम्प इज टॉकिंग अबाउट रशिया, ही इज मीटिंग हिम इन अलास्का नाउ। जो उनकी जो पीस डील में आया है कि दिस वाज ऑलरेडी कमिटेड बाय ट्रम्प इन अलास्का, जी। ये और वो जो रशिया ने जो बनाया था वो ट्रांसलेट करके दे दिया है। तो एक तो ट्रम्प रशिया के साथ तो उनके संबंध अच्छे हैं, ऐसा कह सकते हैं, चाहे हमें जो भी कहे। चाइना को वो कुछ कर नहीं सकते। सो वो स्टेटमेंट देंगे तो इंडिया के लिए देंगे। इसीलिए यूयू के आपने देखा होगा कि 3 एम्बेसडर ने ओपेड दी थी, बाद में जी। रशिया ने उसको रिप्लाई किया। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि व्हाट ट्रम्प विल डू, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में अभी ये जो यूक्रेन पीस डील है उसकी वजह से, जो कल बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी विल नॉट यूज द फंड विच इज कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम रशिया, तो इससे दिक्कत ये कि यू अब तितर बितर हो रहा है। अमेरिका, नाटो भी ये कह सकते हैं कि जैसे उन्होंने फर्स्ट टर्म में किया था उससे भी ज्यादा खराब हालत है। तो इसमें ट्रम्प, ये पीस डील कब होगा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन में अभी तो यूरोपियन यूनियन की कोई ऐसी 2-3 दिन में दिख नहीं रहा है। टेलीकॉन्फ्रेंस जो हुई मर्ज के साथ और मैक्रो से जेलेंस्की की, तो यदि पीस डील हो गया तो फिर कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये अभी तो कुछ अनाउंसमेंट हुई नहीं है, और डिफेंस के डील आप 1-2 साल तो लगते हैं, प्राइस नेगोशिएटिंग कमिटी बैठती है, ये होता है वो होता है। सो अभी हमारे लिए नेगोशिएशन शुरू कर मीन्स अनाउंसमेंट तो इसलिए की नहीं है। आपने देखा होगा डिफेंस में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कोई बिग डील की। अब इंडिया ने अमेरिका से सीहॉक भी खरीद लिए हैं। सो ऐसा है कि इंडिया इज बैलेंसिंग बिटवीन, इंडिया विल नॉट एक्चुअली एंटागोनाइज कंप्लीटली यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको याद होगा कि 1968 में हमारी 62 वॉर के बाद 68 में रशिया और चाइना का भी वॉर हुआ था, और उनका जो पूरा बॉर्डर है वो रिवराइन बॉर्डर है। सो रशिया अभी तो चाइना पे ओवर डिपेंडेंट है, पर इंडिया उनके लिए एक हेज है। सेम थिंग इज, सो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी विजिट होने का एक रीजन है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी फेलियर, कि ट्रंप ने ये 50% जो टैरिफ लगाई, क्योंकि ये और कोई कंट्री पे लगी नहीं है, और लास्ट 20 ईयर्स में हमारे अमेरिका के संबंध काफी अच्छे होते जा रहे थे। इवन ट्रेड भी अच्छा डेवलप हो रहा था। एवरीथिंग वाज ऑन अ व्हाट यू वन कैन से वेरी गुड पाथ। अब ये सडनली जो डिस्टरबेंस हुआ उसकी वजह से जी। ट्रंप को, पुतिन को भी जरूरत थी, इंडिया को भी जरूरत थी। एंड ये विन विन सिचुएशन इसलिए है कि दोनों के लिए बहुत अच्छा है, बट दैट इज अ कंपल्सन बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स मल्टीपोलर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। सर मुझे ये बताएं कि हाउ डू यू थिंक के, मतलब वी नॉर्मली डोंट आस्क दिस क्वेश्चन बट यहाँ पे इट इज इम्पोर्टेंट कि ये बीजिंग से बिल्कुल खामोशी है। हाउ डू यू थिंक चाइना इज सीइंग दिस मीटिंग? क्योंकि चाइना और पुतिन ने अभी, देखिए जिस दिन पुतिन आ रहे थे उससे एक दिन पहले स्टीव लावरोव की वांग यी के साथ एक लंबी मुलाकात मीटिंग हुई है। हाँ, जिसमें वो उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की अबाउट देयर फ्रेंडशिप बीइंग एवरलास्टिंग, कमिटमेंट टू पार्टनरशिप वगैरह। तो चाइना के लिए क्या दिस इज समथिंग दैट चाइना विल एनकरेज या डिस्करेज? क्योंकि जितना, देखिए इंडिया इज गिविंग रशिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वरना वो पूरी तरह से चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएगा ना। तो रशिया के लिए वही मेरा कहना है, इट विल जी। बी हेज।
Yeah. तो is this something that China will push back against, या कुछ कर सकता है चाइना टू मेक श्योर नहीं, कि ये लॉन्ग टर्म में इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा। चाइना अभी तो कुछ नहीं करेगा, उनकी नो लिमिट पार्टनरशिप है। फिलहाल चाइना के लिए एक कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पुतिन ने भी आज कहा कि इंडिया, चाइना एंड रशिया, ब्रिक्स है, एससीओ है, इवन G20 है। जी सो साउथ की जो लीडरशिप है, सो एक एंटी अमेरिका चाइना का जो पूरा एक है, उसमें लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, रशिया तो उनका काफी डिपेंडेंट है, मिडल ईस्ट में चाइना का अच्छा है। सो चाइना वुड नॉट लाइक टू डू एनीथिंग एट प्रेजेंट, बट इन अ वेरी लॉन्ग टर्म हम देखें तो वी हैव टू बिकम, जो पुतिन ने भी आज वर्ड यूज किया, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। डिफेंस में तुर्की 5th जनरेशन प्लेन 2027 में बना रहा है, वॉरफेयर चेंज हो रही, ड्रोन एंड एवरीथिंग। सो इंडिया को 5 या 10 साल में अपनी डिफेंस जो पूरी इंडस्ट्री है उसको रिवैम्प करके, इसमें रशिया हेल्प कर सकता है एंड रशिया का भी इंटरेस्ट रहेगा। मैंने जैसे कहा कि चाइना पे 10-5 साल बाद जियो पोलिटिकल मल्टी पोलर सिचुएशन कितनी चेंज होगी वो अभी हम नहीं कह सकते। तो इस परिस्थिति में रशिया के लिए भी इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रांग हो, वो रशिया के लिए अच्छा है। जैसे ब्राह्मोस है, वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट। तो इंडिया एट प्रेजेंट बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्स, यूक्रेन को छोड़ दे तो। जी सो जी ये रशिया के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा है, उनकी एनर्जी सेक्टर में अच्छा है, एंड देयर आर अदर बिग, मैंने जैसे कहा मीडियम एंड स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल में, एंड स्किल मैन पावर। रशिया है शॉर्टेज ऑफ मैन पावर ऑल ओवर वर्ल्ड, देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, इवन चाइना विल फेस आफ्टर 5 years। जी। सो दैट वे इंडिया इज अ वेरी गुड एलाई, इकोनॉमी हमारी तो अच्छी वो चल रही है, सर, इनइक्वालिटी है पर हाँ लेकिन मुझे ये चीज लॉजिक समझ में नहीं आती कि why would any country transfer technology if they can sell you the same thing endlessly at a greater profit? तो what is the advantage? अगर अगर SU-57 की टेक्नोलॉजी, SU-57 बाद लोग कह रहे हैं इज वन ऑफ द बेस्ट, जैसा कि Yes. फॉर एग्जांपल अब टर्की के पास जो कान कान है उसका नाम, हाँ। जो 5th जनरेशन, बट उसकी जो प्रोटोटाइप है दैट हैज ऑलरेडी फ्लोन, वो इसी साल फ्लाई हो चुका है। मैंने एक्चुअली एक शो भी किया है उसके ऊपर। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों करेंगे? अगर मैं आप, इट्स लाइक सेइंग कि भाई अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आई वुड लाइक टू कीप सेलिंग इट टू यू ऑन प्रॉफिट, व्हाई विल आई टीच यू टू मेक इट एंड देन यू वोंट बाय इट फ्रॉम मी? नहीं, डिफेंस में ये होता है कि हमारी मिनिस्ट्री में ओवर द ईयर 30% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ रूल। ये हमने किया नहीं है कहीं किसी में, जैसे कि ये तेजस का जो था, या अर्जुन टैंक थी, MBT फ्रेडरिक्स ओपन। सो 30% TOT होता है। आपने ये सही कहा, सुखोई 57 विल वेरी गुड, बिकॉज आप किसी भी एयरफोर्स वाले को पूछोगे, जी मिग का प्लेटफॉर्म, MiG-21 वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, MiG-29 भी काफी अच्छा रहा। तो रशिया में ये तो है। अब एक बार जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, जैसे हमने सुखोई बनाया है, इल्यूजिन बनाया है, MiG-21, MiG-29, नासिक, बट सर आप तो देखो, आप S-400 के तो कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ टेक्नोलॉजी, इंडिया ने कुछ नहीं। वो मैं कहता हूँ ना कि अब हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये से दिस इज द थिंग कि वेयर यू कैन रशिया गेट की द कमजोरी का फायदा उठाए। नहीं, फायदा नहीं, ये तो जो कहते हैं ट्रेड है। तो जी इसमें ये होता है कि आपको TOT मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका इज ऑल्सो ट्राइंग टू सेल, वो F-35 इतना ये करना है। एक तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हमें क्लॉज हमेशा रखना चाहिए। दूसरा ये कि जो HAL है वो नासिक और बेंगलोर दोनों बहुत अच्छे हैं। MiG-21 नासिक में बनते थे, सुखोई 30 ऑलरेडी बनते हैं, राफेल बनने शुरू हो गए थे। तो ये है कि ये हो S-500 का ही हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और उसका बात करना चाहिए। 30% तो एक रूल है, उसके बाद। और इसमें एक दूसरा खांसा भी है कि 20 ईयर जो आपने कहा ना, जितना बेचने से ज्यादा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में पैसे मिलते हैं। दैट इज ट्रू। वंस लेकिन वो तो दैट इज अमेरिका के लिए द सर्विसिंग पार्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो अमेरिका के F-16 से लेके F-35 तक है वो बहुत ही ज्यादा है।
compared to say Su-30 या ये तो मैंने Su-57? आपको मैंने कहा ना कि इसका जो है $104 मिलियन है, सुखोई जी 37 $47 मिलियन जी है, जी ओएम इज ऑल्सो 50% में भी। सो रशिया का एक फायदा है कि ओएनएम पर रशिया को फायदा ये है कि 20 साल तक उनको एक जो हमारा 60% है उनके साथ एक्सपोर्ट का, वो फिर ये जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए तो फिर वो आगे जाके और शिप जी। बिल्डिंग पर्टिकुलरली तो चालू रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म जो कहते हैं ना कि इट विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर रशिया। सर ये मेरा आखिरी सवाल है। तो हाँ जी, दिस वाज एन एंटायरली बायलैटरल शो, मतलब इसमें ना तो RIC का जिक्र ज्यादा हुआ, ना SCO का हुआ, ना ब्रिक्स का हुआ। सिर्फ एक जो यूरेशियन इकोनॉमिक जो यूएस इकोनॉमिक हाँ, काउंसिल में जी हाँ दे साइन द MOU। हाँ, तो उसमें इंडिया विल ट्राई टू पार्टिसिपेट, और वो बेसिकली इट इज अनदर वे टू रीच सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया। उसका जिक्र आया, बट दिस वाज मोस्टली बायलैटरल। इज वाज दिस डिलिबरेट, या मतलब बिकॉज वो हर बाकी जितने भी सारे फोरम्स है उसमें चाइना है, और करंटली इंडिया के चाइना के साथ कुछ ताल्लुकात आर सडनली नॉट दैट गुड। नहीं, तो बायलेटरल इतनी बड़ी बायलेटरल विजिट में जनरली उन्होंने मेंशन किया अभी ब्रिक्स और वो सब, एक जी INSTC नॉर्दर्न रूट क्या, जी चेन्नई टू व्लादिवोस्टॉक, फिर जी आर्कटिक जोन में कोऑपरेशन की बात हुई है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें यह है कि ज्यादा उन्होंने ये कहा कि ब्रिक्स SCO में वी ऑल आर पार्टनर। तो बेसिकली थर्स्ट वाज कि दोनों कंट्री के बीच में जो जी मैंने कहा ना ये मेजर और FTA यूरेशिया का इकोनॉमिक यूनियन, वो भी एक क्या कहते हैं अच्छा था एग्रीमेंट। पर बेसिक चीजें डिफेंस पे थी, एनर्जी सेक्टर था। दीज आर द टू थिंग। एंड पुतिन का एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि रेड कारपेट वेलकम हो गया ये यूक्रेन पीस डील में जो कंफ्यूजन हुआ है। सो जो उन्होंने कहा व्हाट इज ही स्टैंड नाउ, ही एक्चुअली इज कैन, उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। एंड ये विजिट उनके लिए अच्छी रही है, हमारे लिए जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। स्किल माइग्रेशन वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो ये सब चीजें देखते हुए लगता है कि इट विल बी अ सक्सेसफुल विजिट। ये दिस इज अपॉर्चुनिटी एंड बोथ साइड शुड टेक इट विद ओपन हैंड। तो अमेरिका के लिए एक ये बहुत बड़ा जो कहते हैं कि 20 साल का, पर ट्रंप ने तो हर जगह यूरोपियन यूनियन, नाटो, जापान, कोरिया। सो दिस विल बी अ वेरी आई थिंक डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर अमेरिका, क्योंकि उनको चाइना को लॉन्ग टर्म में अमेरिका ध्यान में रखे ये कुछ अच्छे डेवलपमेंट नहीं है अमेरिका के लिए। सर, शुक्ला जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी विजडम का हमको नमस्कार। फायदा मिला। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और फिर थोड़ी देर के बाद मैं फिर आपके साथ और दूसरे हाँ शो फिर में हम मिलूंगा। मिलेंगे तो वी विल टॉक टू यू जरूर। सून इन 15 मिनट। यस यस, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।